हमारी गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है तो ऑब्वियस है हमारे देश में रेगुलर टाइम पे इलेक्शंस भी होंगे। अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी है इसका मतलब हमारे देश की जो सरकार है वो इलेक्टेड होगी। अगर इलेक्टेड होगी तो हमारे देश में इलेक्शंस भी होंगे। ये डेमोक्रेसी की काफी फेमस डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी। डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। ये अब्राहम लिंकन ने टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी को इस तरीके से उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। इलेक्शंस के थ्रू हम अपने देश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल विल टेक देयर ओन डिसीजन। लेकिन 140 करोड़ की अगर आपकी जनता है, 140 करोड़ का अगर आपका देश है, तो 140 करोड़ लोग जो है वो देश के लिए डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। और इसीलिए हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने देश के लिए खुद जो है वो डिसीजन लेंगे। तो हमारे देश में होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हम अपने देश को कुछ अलग अलग हिस्सों में, मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं। टोटल 543 टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। इन टुकड़ों को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक बंदे को चुनते हैं, उसे कहा जाता है एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आ रही है? और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं। इसका मतलब इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। बात समझ में आ रही है? सो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये अमेरिका की पार्लियामेंट दिखाई गई है। इंडिया की पार्लियामेंट भी कुछ सिमिलर ही दिखती है। यहाँ पे हमारे स्पीकर होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के हेड होते हैं। और यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पूरे देश से 543 लोगों को हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है? सो मॉडर्न डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम खुद जाकर पार्लियामेंट में जाकर अपने लॉज नहीं बनाते, हम किसके थ्रू अपने लॉज बनाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो दुनिया में ऐसे भी कोई देश है क्या जहां पे लोग खुद ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, देश के लिए खुद ही लॉज बनाते हैं? यस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो सूटेबल होती है छोटे देशों के लिए। तो स्विट्जरलैंड आज भी ऐसा देश है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। लोग जो है वो खुद लॉ मेकिंग के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। हम नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ पे कौन करते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। अब हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए जो भी देश के लिए डिसीजन लिए जाए वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। एंड दैट इज वाई जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो भी डिसीजंस वो लेते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है तो लोगों को फिर जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हमेशा लोगों के भले में सोचेगी, लोगों के हित के लिए काम करेगी, ना कि अपनी पर्सनल जेबें भरने के लिए काम करेगी। क्लियर? लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर इन लोगों का इलेक्शन होता कैसे है? हाउ आर दे इलेक्टेड? तो पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और ये इलेक्शंस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हिस्सा लेती हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है रूल करने की। और अगर लोगों को लगता है कि नहीं, हमने जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुना है वो गलत है, तो अगले इलेक्शंस में आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक नई सरकार आती है तो वो सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज चलाती है इसके बेसिस पे सोसाइटी का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो सकता है, सोसाइटी का लाइफ चेंज हो सकता है। अगर मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट है, मान लो कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर सिमोन डी ब्योर है, तो सिमोन डी ब्योर की वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे? महिलाओं को बहुत ज्यादा, यस दैट इज, महिलाओं की जो आवाज है वो उठाई जाएगी और उनके ऊपर जो भी इनजस्टिसेस हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट की विचारधारा क्या है, गवर्नमेंट किस चीज में बिलीव करती है, उसके बेसिस पे सोसाइटी का लाइफ जो है वो चेंज होता है।
अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम से कम पैसे यूज करके अच्छे से अच्छे काम देश के लिए करे, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो और लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करे। ऐसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से एक्सपेक्ट करते हैं। द इलेक्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्रॉड ना रहे। तो कैसा रहे फिर? फ्री रहे। जो भी बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, लड़ने के लिए सारे के सारे लोग फ्री रहे। वो इलेक्शन का प्रोसीजर फेयर रहे, दैट इज उन इलेक्शंस में कोई भी फ्रॉड ना हो। और साथ ही साथ वो इलेक्शन का प्रोसीजर रिलायबल भी रहे, दैट इज हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और हमारे इलेक्शंस फ्री, फेयर और रिलायबल होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी से नहीं डरता, किसी के अंडर काम नहीं करता। इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करता है, किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ कानून की सुनता है। जो भी इलेक्शंस के लॉज बनाए गए हैं बस उसी के अनुसार वो काम करता है। सो वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। मतलब देश में जो भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हो जहां पे हम अपने एमपीज चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या विधानसभा के इलेक्शन हो जहां पे हम अपने एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना, अमित शाह मोदी जी जो है वो एमपी है, जो पार्लियामेंट में बैठ के काम करते हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जो है वो एमएलएज हैं, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के काम करते हैं महाराष्ट्र के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो हमारे पास दो लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है। एक होता है नेशनल लेवल पे, उसे कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में लोकेटेड है, ये उनका बिल्डिंग है। और ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं? पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दोनों के इलेक्शन यही कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर महाराष्ट्र में जो विधानसभा है, मतलब जो हमारे महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो महाराष्ट्र के लिए काम करती है, उसके भी दो हाउसेस हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। इसके भी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। मतलब देश के जो भी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करवाता है। और स्टेट के लेवल पे होता है हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन। महाराष्ट्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं और महाराष्ट्र में जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी है, उन सब के इलेक्शन कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो हमारे पास लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटी और रूरल एरियाज के लिए ग्राम पंचायत, ये सारे के सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। मतलब देश के इंपॉर्टेंट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है, किस दिन इलेक्शन होगा, मतलब किस दिन से इलेक्शन होगा, इलेक्शन के डेट क्या होंगे, ये जब डिक्लेयर किया जाता है और जब तक के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तो बीच में जितनी भी प्रोसीजर्स होती है वो सारी की सारी कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब देश में कब इलेक्शंस होंगे, कौन कौन से डेट को होंगे, कितने फेजेस में होंगे, रिजल्ट कब होगा, एक्चुअली इलेक्शन का डे क्या होगा, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। इवन आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होगा या नहीं, ये भी अगेन इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। इस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है तो आपके देश में इलेक्शन का प्रोसेस काफी रेगुलर रहेगा, क्योंकि 5 साल से ऊपर हमारी कोई भी गवर्नमेंट पावर में नहीं रह सकती। और इसीलिए इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक इनसेपरेबल कंपोनेंट है। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होगा ही होगा, इनसेपरेबल, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम इस चैप्टर में इलेक्शन कमीशन का काम, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो हमने वही देखा था कि अगर आपके देश में इलेक्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा? इलेक्शन कमीशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है, उसमें से आर्टिकल नंबर 324 जो है वो बात करता है
इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। आई रिपीट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। उसमें से आर्टिकल नंबर 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, किसी से नहीं डरेगी, किसी के अंडर काम नहीं करेगी और सिर्फ कानून की सुनेगी। इलेक्शन कमीशन में पहले सिर्फ एक बंदा होता था, इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी, लेकिन बाद में हमने 1990 के बाद से इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया है। तो अभी इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब बॉस समझ लो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी घटिया रीजन के बेसिस पे आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जरूरी है आपके देश के इलेक्शंस अगर फ्री और फेयर होने चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन कमिश्नर को भी इस बात का डर नहीं रहना चाहिए कि अरे मैंने अगर मोदी जी के हिसाब से इलेक्शन मैनेज नहीं किए तो मुझे मोदी जी निकाल देंगे। इस बात का उसे डर नहीं लगना चाहिए ना, राइट। और इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का, इस बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का प्रोसीजर हमने इतना डिफिकल्ट बना के रखा है कि ऑलमोस्ट उसे निकाला ही नहीं जा सकता। और जब उसे पता है कि मुझे निकाला नहीं जा सकता काम से, तब जाके वो फियरलेसली काम करेगा। बात समझ में आ रही है। मान लो अगर गवर्नमेंट की वो बात नहीं सुनता है, मान लो मोदी जी अभी काफी करिज्मेटिक लीडर है, उनका एक करिश्मा है, और इसके बेसिस पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि चलो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, हमारे फेवर में कर देना। नॉट पॉसिबल। और मान लो अगर उसको निकालना, तो मोदी जी को फिर गुस्सा आ गया, मोदी जी को लगता है कि नहीं मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, तो सबसे पहले मोदी जी को पार्लियामेंट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने गलत क्या किया है। बात समझ में आ रही है। तो मोदी जी क्या बताएंगे पार्लियामेंट को, मेरी बात नहीं सुन रहा है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब उन्हें इजीली निकाला नहीं जा सकता। वो इसीलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ताकि वो फियरलेसली काम कर सके। हम्म। हाँ पूरे, नहीं नहीं, स्टेट, हमने 2 इलेक्शन की बॉडी देखी थी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ 3 मेंबर बॉडी है, 3 ही लोग होते हैं उसमें। और महाराष्ट्र का जो सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके अलग लोग होते हैं, लेकिन ये इनसे कनेक्टेड नहीं होते, ये इनके पार्ट नहीं होते। स्टेट वालों का अलग होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, यस। लेकिन इनके नाम कौन सुझाता है, प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट के ऊपर जो फाइनल साइन लगता है ना, उसको प्रेसिडेंट को करना होता है। लेकिन कौन बंदे, मतलब ये एक बंदा और ये 2 बंदे कौन बनेंगे, ये बेसिकली मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल डिसाइड करता है। हाँ, 6 साल का। हम्म। तो अगर इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट काम करवाते रहना है हमें, तो हमें उनका इंडिपेंडेंस जो है वो प्रिजर्व करने की जरूरत है। और इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर को आप इजीली निकाल नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन जितना भी पैसा सरकार से मांगता है, सारा का सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। सर हमें वोटर्स का नया लिस्ट बनाना है, उनको आई कार्ड देने हैं, इतने ईवीएम मशीन खरीदनी है, मोदी जी 50,000 करोड़ लगेगा। मोदी जी नहीं कह सकते कि हमारे पास सिर्फ 30,000 करोड़ है, इतने ही लीजिए। जितना मांगेंगे उतना देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, जो भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं 3, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब याद रखना, यस, इलेक्शन कमीशन में हमने देखा कि 3 ही लोग होते हैं। दिल्ली में उनका बिल्डिंग है, उनके बिल्डिंग में काम करने के लिए कुछ 200-250 लोग रहते होंगे वहां पे, वो टाइप करने के लिए क्लरिकल काम करते होंगे। लेकिन अगर पूरे देश में इलेक्शन करवाना है 2029 में, तो इन्हें तो पूरे देश भर में लोग चाहिए होंगे। वो 200-250 लोग और ये 3 लोग मिलके तो इलेक्शन कंडक्ट करवा नहीं सकते। और इसीलिए टेम्पररी बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, जब तक इलेक्शन का प्रोसीजर खत्म नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर, तहसीलदार वगैरह, जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स होते हैं, ठीक है, और बाकी जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, जो इलेक्शन को लगता है कि हमें इनसे काम करवाना है, उन्हें इलेक्शन कमीशन टेम्पररी बेसिस पे ये कह सकता है कि आप सबके नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी ट्रस्टवर्दी लोग हैं, और अब से 3 महीनों के लिए, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते, आप इलेक्शन कमीशन के लिए काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ 3 महीनों के लिए। क्लियर।
3 महीने के बाद जब इलेक्शन का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो आप आजाद है, आप अपना सरकारी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करेंगे। मतलब आप सरकारी ड्यूटी कोई ऐसा नहीं है कि आपका छूट गया है या फिर कुछ, आप सरकार की सेवा में हो, लेकिन 3 महीने के लिए आप किसके अंडर काम करोगे? इलेक्शन कमीशन के। तो आपने बहुत बार सुना होगा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। तो वो इलेक्शन का जो ड्यूटी लगता है वो यही होता है, वो टेम्पररी बेसिस के लिए काम करते हैं। क्लियर? हम्म। तो पूरे देश में इलेक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे लोग उनको हेल्प करते हैं। अब हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो वोटर होते तो है लेकिन वोट करने के लिए नहीं जाते, और इसीलिए वोटर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको भी वोट देना चाहिए, आपका भी वोट मैटर करता है, इसके लिए हमें स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि वोटर्स जो है, मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी अगर 25 है 30 है और मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वोटिंग के लिए, तो जाके रजिस्ट्रेशन करवा दूं, और रजिस्ट्रेशन करवाया है, इलेक्शन है तो वोट भी दे दूं। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया जाता है। साथ ही साथ हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, ताकि वोटर्स की स्पेशलाइज मतलब वोटर्स को भी हम स्पेशल फील करवा के दे। कौन से दिन होता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी ही हमने क्यों चुना था? क्योंकि इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को, जिससे कि लोगों में वोटिंग के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। अब इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है, मतलब क्या क्या काम करती है इलेक्शन कमीशन? तो इतने फंक्शंस हैं, कौन कौन से? वोटर्स का लिस्ट बनाना, टाइम टेबल और प्रोग्राम डिसाइड करना इलेक्शन का कि कितने दिनों तक चलेगा, फिर जितने भी लोग इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं उनके एप्लीकेशन को क्रिटिकली एग्जामाइन करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, इलेक्शन के बाद अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये सारे काम करती है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले वोटर्स की लिस्ट को प्रिपेयर करना। जब भी आप इलेक्शन के लिए जाते हो, वोट देने के लिए जाते हो, तो इलेक्शन का जो बूथ होता है वो आपके घर के काफी पास में होता है। आपके घर के पास अगर कोई सरकारी ऑफिस है या फिर कोई सरकारी स्कूल है, वहीं पे आपको वोटिंग के लिए जाना होता है। जब आप वहां पे जाते हो तो आपका नाम जो है वो इस तरीके के वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, जहाँ पे आपका फोटो होता है, आपका कुछ अन्य जानकारी भी होता है। इनिशियली जब हमने राइट टू वोट दिया था तो उसका जो ओरिजिनल एज है वो 21 ईयर्स था। ठीक है, बाद में हमने 1989 में उसको 3 साल कम करके 18 कर दिया है। तो करंट पोजीशन ये है, इंडिया में हर वो बंदा जिसका एज जो है वो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हर किसी को राइट टू वोट दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इंडिया में अगर आप एडल्ट हो तो सबको वोट मिलेगा, सबको राइट टू वोट मिल जाएगा। सिटीजन का नेम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, इस वोटर्स लिस्ट में, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको एक आईडी कार्ड भी दिया जाता है। आईडी कार्ड, आजकल के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको जो आईडी कार्ड दिया जाता है वो कलरफुल होता है, लेकिन अगर आपके दादा दादी या आपके पिता या माता के अगर आप कार्ड देखोगे तो उनका जो आईडी कार्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, आप पूछ सकते हो उनसे। तो ये सारे के सारे वोटर्स के नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन का। एलिजिबल वोटर्स का वोटर लिस्ट बनाओ, लिस्ट को अपडेट करो, मान लो किसी पर्सन की मौत हो चुकी है तो उसका नाम फिर निकाल दो, और नए वोटर्स के नाम जो है वो ऐड करो। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? मान लो अगर कोई माइग्रेट होके बिहार से, महाराष्ट्र से बिहार जाता है तो उसका महाराष्ट्र से नाम निकालो और बिहार के लिस्ट में ऐड करो, ये सब कुछ। ये पहला काम हो गया। दूसरा, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है इलेक्शन कब कंडक्ट करवाने हैं और कितने स्टेजेस में कंडक्ट करवाने हैं। स्टेजेस का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें होती है विधानसभा की, याद रखना। विधानसभा मतलब जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। महाराष्ट्र में 288 सीट्स है। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन थोड़ा उतना है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो देश में सबसे ज्यादा सीटें 400 उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, अब
400 की 400 सीट पे एक दिन में इलेक्शन करवाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उतने हमारे पास ईवीएम नहीं होते, या फिर हमारे पास उतने पुलिस नहीं है, या फिर उतने हमारे पास कर्मचारी नहीं है। फिर फेजेस में करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 400 सीट के ऊपर 7 फेजेस में हमें इलेक्शन करवाना है। पहले फेज में यहाँ पे होगा 11 फरवरी को, कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे? 73। दूसरा फेज यहाँ पे होगा 15 फरवरी को, 4 दिनों के बाद। फिर यहां से उठ के पुलिस यहाँ पे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से 67 सीट के लिए तीसरे फेज में, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये अलग अलग फेजेस में होता है। अगर आपका स्टेट छोटा है जैसे कि गोवा, सिक्किम, तो वहां पे एक ही दिन में एक ही फेज में इलेक्शन निपट जाता है, क्योंकि इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में थोड़ा सा फेजेस में इलेक्शन लिया जाता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, 7, 12, 15 भी हो सकता है। कितने में लेना है वो भी अगेन इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा काम ये है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन सब का जो भी नॉमिनेशन फॉर्म है उसको क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाए, स्क्रूटिनी किया जाए। इलेक्शन की डेट कौन सी होंगी, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ेगी। अब याद रखना, अगर आपको किसी पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो आप उस पार्टी की तरफ से लड़ सकते हो। मान लो मुझे अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है अगले इलेक्शन में, मैं कांग्रेस की तरफ से लड़ूंगा। उन्होंने नहीं दिया तो मैं बीजेपी के पास जाकर मांगूंगा, जो कि नॉर्मली वो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता नहीं, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ के वो मुझे टिकट क्यों देंगे ना। मान लो मैं हर पार्टी के पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि सर मैं एक साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ, मैं आपकी तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना इंडिपेंडेंट खुद से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना है। अगर नहीं मिलता मुझे टिकट तो मैं अपना इंडिपेंडेंट, मराठी में त्याला अपक्ष म्हणतात, ठीक है, वो भी मैं अपना इलेक्शन लड़ सकता हूँ। क्लियर? मतलब पार्टी से ही लड़ना कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो सम कैंडिडेट फाइट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, दैट इज विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको एक ऐसा फॉर्म भरना होता है जहां पे आपको पूरा का पूरा अपना इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, जिसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, उसके बाद मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, शादी हुई है, इतने बच्चे हैं। बात समझ में आ रहा है? मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, ये सब कुछ मुझे वहां पे लिखना होता है। इलेक्शन कमीशन इन सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनको क्रिटिकली एग्जामाइन करती है, और फिर जिनके नॉमिनेशन फॉर्म पास हो जाते हैं सिर्फ उन्हें ही इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है। मान लो इस पर्सन ने झूठ बोला था कि ये इंडियन सिटीजन है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो सिटीजनशिप है वो अमेरिका की निकलती है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस बंदे ने अपना जो एज है वो छुपाया था, ये सिर्फ 24 साल का है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसने फॉल्स बताई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी चोरी पकड़ ली और इसको बोला जाएगा कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्लियर? ये भी अगेन इलेक्शन कमीशन का ही काम है। हाँ, 25। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना चाहते हो जो भी सितंबर अक्टूबर में पुणे में होने वाला है, या फिर ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो 21 ईयर्स। म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत का मतलब लोकल लेवल का इलेक्शन। अगर आप एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद कोई भी नई पार्टी जो है अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है, अब इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टियां जो है वो इलेक्शन लड़ सकती है। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और भी बहुत सारे। हमारा जो देश है वो वन पार्टी सिस्टम नहीं है जहां पे सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन लड़ेगी या फिर उसी की दादागिरी होगी, ऐसा नहीं। अब अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कोई भी अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, जैसे ये आम आदमी पार्टी काफी रिसेंट पार्टी है, मन से ये भी काफी रिसेंट पार्टी है। तो नई पार्टियां बन सकती है या फिर किसी पार्टी में स्प्लिट भी हो सकता है। जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसमें 1962 में स्प्लिट होता है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक रहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट।
ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आप हो तो आपको दो पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एनसीपी और शिवसेना। तो ये जब स्प्लिट होता है तो ये स्प्लिट वैलिड था या नहीं, ये सब कुछ डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, अगर आपको इंडिया में इलेक्शन लड़ना है तो सारी की सारी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। मान लो कि अगर मैं भी अपना एक कासू काबे डिफेंस फोर्स है और उसको मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन देखेगा कि क्या मैं पॉलिटिकल पार्टी बनने की कुछ क्राइटेरियाज फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। अगर फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें बैठता हूँ तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर मुझे कहती है कि नहीं, आपका जो ग्रुप है वो बन ही नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और इलेक्शन कमीशन के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर इलेक्शन कमीशन आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। क्लियर? इवन इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। मतलब मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल पार्टी के बनने के जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल नहीं कर रही है, तो उन्हें डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन सिंबल मिलता है ये इलेक्शन कमीशन ही जारी करता है। जैसे कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी देश की काफी वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, उनके पास मतलब वो काफी सालों से पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे कांग्रेस के पास पंजा परमानेंट है, बीजेपी के पास लोटस परमानेंट है, और इनके पास भी ये है। लेकिन मान लो अगर आपकी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो अभी इलेक्शन से पहले जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले ही बनाई है, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो परमानेंट वाला नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। और वो आप तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक कि ये इलेक्शन हो नहीं जाता। ठीक है, तो मान लो मुझे प्रेशर कुकर मिल गया या सीटी मिल गई या साइकिल मिल गई, ठीक है, ये टेम्पररी में यूज करूंगा मेरी पार्टी के लिए, इस साल के लिए सिर्फ। अगले इलेक्शंस में फ्रेश दिया जाएगा कुछ अलग। बात समझ में आ रही है? तो किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा मिलेगा चुनाव चिन्ह, ये भी अगेन इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। और लास्ट में होता यह है कि मान लो इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट हो जाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद एक बंदा जीत जाता है, दूसरा बंदा हार जाता है। जो हारने वाला बंदा है वो जीतने वाले बंदे के ऊपर आरोप लगाता है कि इस बंदे ने कुछ फ्रॉड किया था, लोगों को डराया धमकाया था, उन्हें पैसे बांटे थे, ठीक है, या फिर जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगा था, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता इलेक्शंस में। तो मान लो कि उसने कंप्लेंट कर दिया इलेक्शन कमीशन के पास, या फिर उसने यह आरोप लगाया कि इस बंदे ने भूत को कैप्चर कर लिया था, मतलब भूत के ऊपर अपना कब्जा बिठा लिया था मसलमैन लेके जाके, ठीक है, और इसने फॉल्स वोट वहां पे अपने ही बंदों से करवाया है, जेन्युइन वोटर को उसने बूथ में घुसने ही नहीं दिया था। मान लो ये कुछ कंप्लेंट है, फिर इलेक्शन कमीशन अपने लोगों को भेजेगा, यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि हाँ ये जो जीता वाला बंदा है इसने सच में फ्रॉड किया था, तो फिर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और फिर से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? या फिर मान लो इसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ 2 क्रिमिनल केसेस दिखाए थे, लेकिन एक्चुअली उस बंदे के ऊपर 10 क्रिमिनल केसेस थे, तो वो झूठ बोल रहा था, ठीक है, और फिर उसके कॉम्पिटिटर ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि सर इसने अपना चरित्र अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर जो 10 केसेस है वो दिखाए ही नहीं, सिर्फ 2 दिखाए। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन छानबीन करेगा कि सच में 2 है या 10 है, और पता चला कि इसने लिखा 2 था, एक्चुअली 10 थे, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। नहीं चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको सजा नहीं होनी चाहिए एक केस में 2 साल से ज्यादा, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मान लो कि मैं एमपी हूँ और मैंने प्रीवियस कोई क्राइम किया था और उसके लिए मुझे 4 साल की या 3 साल की सजा हो जाती है या 2 साल की भी हो जाती है, डिस्क्वालीफाइड। 1 साल की होती है तो चलता है। हाँ, 1 साल के, मान लो कि मुझे 10 केसेस में 10 साल की सजा हुई, लेकिन हर केस में एक ही साल की हुई है, तो दिखेगा टोटल 10 साल, लेकिन एक केस में एक ही साल की, तो डिस्क्वालीफाई नहीं। ठीक है, एक केस में 2 साल या उससे ज्यादा होती है, डिस्क्वालीफाई। और फिर वहां पे री इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे फ्रॉड हुआ था, वहां पे फिर से री इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ये देख लो, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब डू यू नो में ये है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 1951 1952 में, तब इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास राइट टू वोट नहीं हुआ करता था ब्रिटिशों के जमाने में। ब्रिटिशों के जमाने में राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों को और प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही मिलता था। आई रिपीट, अंग्रेजों के जमाने में इंडिया के एजुकेटेड और प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही राइट टू वोट मिलता था, और मैक्सिमम लोगों को वोट कैसे देते हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, पता भी नहीं था। और जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो हमारा देश काफी बैकवर्ड भी था। तो ऐसे बैकवर्ड माहौल में जहां पे लोगों को वोट कैसे किया जाता है पता नहीं, इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाते हैं, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी काफी फ्रेश बॉडी थी, पता नहीं, ऐसे माहौल में पूरे देश भर में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, वो भी 1951-52 में, काफी चैलेंजिंग टास्क था। और उस वक्त मैंने बताया था कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। तो हमारे जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ये बंगाल से थे आजादी के बाद। वो अंग्रेजों के जमाने के आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, यूपीएससी उन्होंने पास किया था, तब यूपीएससी को बोला जाता था इंडियन सिविल सर्विस, अभी उसको यूपीएससी बोला जाता है। तो 1921 में वो पास कर चुके थे। और फिर इन्होंने पहले इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाला 1950 में। इवन इतनी एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन थी, पता भी नहीं था कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत मशक्कत करके, काफी स्टडी करके, काफी अच्छे से इंडिया में पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाया था, और वो भी काफी सक्सेसफुली। बात समझ में आ रही है? तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है समझ लो। इलेक्शन का प्रोसेस होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एस्टेब्लिश करो। मतलब अभी महाराष्ट्र में 288 है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे रहेगी, कौन कौन से एरियाज उसमें आएंगे, ये। दूसरा, वोटर्स के लिस्ट को फाइनलाइज करो। हाँ भाई, इस एरिया में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 50 तो बच्चे हैं, 10 लोग जो है वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो सिर्फ कितने लोग वोट देंगे, 40 लोग वोट देंगे, ठीक है, 100 में से सिर्फ 40। फिर कैंडिडेट जो है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, और इलेक्शन कमीशन उनके नॉमिनेशन फॉर्म का स्क्रूटिनी करते हैं। फिर इलेक्शन का कैंपेन चलता है प्रचार प्रसार करने के लिए, एक्चुअल वोटिंग होता है, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद वोट्स का काउंटिंग होता है, उसके बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और अगर रिजल्ट में किसी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डिस्प्यूट को सॉल्व भी किया जाता है। क्लियर? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। अभी समझ लो, आपको दिखेगा, ये एरिया छोड़ दो, आपको दिखेगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज काफी बड़ा है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज काफी छोटी छोटी दिख रही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी ज्योग्राफी के बेसिस पे नहीं बनाई जाती, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। लगभग 35 से 40 लोगों के पीछे हम एक एमपी चुनते हैं। अब ये डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात है, इतने बड़े इलाके में 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज काफी बड़ा है। अगर आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली के अंदर 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इतने से इलाके में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी या बड़ी किस बेसिस पे बनाई जाती है? तो इंडिया में ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा जो है वो चुनकर आता है। तो पुणे का भी कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं यहाँ पे होगा, और हमने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, मुरलीधर मोहोर फ्रॉम बीजेपी। तो लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन बनाता है? तो बनाता तो इलेक्शन कमीशन ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद काम नहीं करता। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने के लिए उसने अपने अंडर एक और बॉडी बना के रखी है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और किसके अंडर काम करेगी? इलेक्शन कमीशन के अंदर। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे बनाई जाएगी, कैसे, ये सब कुछ डिलिमिटेशन कमीशन
बनाता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। और जब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया जाता है तो डीलिमिटेशन कमीशन किसी भी प्रेशर में नहीं आती, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती, अपना काम खुद से करती है विदाउट एनी प्रेशर। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये समझ लो एक प्रैक्टिकल चीज क्या होती है, ये रिस्ट्रक्चरिंग में ये क्या किया जाता है एग्जैक्टली exactly? मान लो ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में फिलहाल 40-40 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे 45 लाख लोग हो गए और टाइम के साथ यहाँ पे सिर्फ 35 लाख लोग जो है वो बच गए। अब होगा ये कि मान लो आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, ठीक है, और आप यहां पे रहते हो। बात समझ में आ रही है? तो अभी यहां पे 45 लाख हो गए और यहां पे सिर्फ 35 लाख बच गए हैं। तो होगा ये, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना हिस्सा जो है वो काट के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने इलाके में 5 लाख लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी यहाँ पे -5 अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आ रही है? तो होगा ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देते थे, मान लो ये ए कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन अब आपका इतना इलाका कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुका है? बी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अभी आप वोट जो है वो मुरलीधर मोहर साहब को नहीं दे पाओगे, पहले आप मुरलीधर मोहर साहब को दे सकते थे, क्योंकि वो हमेशा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते थे। पिछली बार जब वोट आपने दिया था तो उनको दिया था, क्यों? क्योंकि वो वहां से लड़े थे। अगले इलेक्शन में भी वो वहां से ही लड़ेंगे, लेकिन अब आप उनको वोट नहीं दे सकते क्योंकि आपका वोट अभी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गया है। बात समझ में आ गई? और यहाँ से कोई दूसरा बंदा लढेगा। क्लिअर? तर मराठीमध्ये याला मतदार क्षेत्र मतदार संघ म्हणतात. तुमचा मतदारसंघ आता बदलला आहे, आता तुम्ही ए मध्ये येत नाही, आता तुम्ही बी मध्ये येता। बात समझ में आ रही है? तो कितना एरिया काटना है, कितना एरिया यहाँ पे ऐड करना है, ये सब कुछ डीलिमिटेशन कमीशन बताता है, और ये सब करते हुए वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? यस। इसे बोला जाता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, कुछ डाउट? आज के लिए इतना ही। ठीक है।